नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष की ताज़ा स्थिति पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास 21 जून 2025 तक की रिपोर्ट्स है और हम देखेंगे कि ज़मीन पर असल में क्या चल रहा है। मतलब सैन्य तनाव, ईरान के अंदर के हालात, कूटनीति, ये सब। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत सैन्य मोर्चे से करते हैं। जी। इजराइल ने 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। हाँ। इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कहा जा रहा है। बिल्कुल right। रिपोर्ट्स हैं कि 60 से ज्यादा लड़ाकू जेट्स ने 60 से ज्यादा ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर, बिल्कुल मतलब तेहरान, इस्फहान, नतांज जैसी जगहों पर 100 से ज्यादा सटीक बम गिराए हैं। और चिंता की बात यह है, जैसा कि आप कह रही थी, कि कई सीनियर ईरानी मिलिट्री और परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी खबर है। हाँ, ये वाकई गंभीर बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ फौरी नुकसान नहीं है। ऐसे एक्सपर्ट्स को खोना मतलब ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम शायद सालों पीछे चले जाएं। ये लोग रातों रात तैयार नहीं होते। सही कहा। और इसके जवाब में ईरान ने क्या किया है? ईरान ने भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सैकड़ों? हाँ, काफी संख्या में। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम वगैरह ने ज्यादातर को रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल बीरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी। ओहो, अस्पताल पर? जी, उससे काफी नुकसान हुआ और कई लोग घायल भी हुए हैं। एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है कि ईरान का मिसाइल भंडार शायद तेजी से कम हो रहा है। हाँ, ये एक अहम फैक्टर है। सुनने में आया है कि पहले 6 दिनों में 400 से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद उनका करीब 25% स्टॉक इस्तेमाल हो गया है। बिल्कुल। और अगर यही सिलसिला चला तो कुछ ही दिनों में शायद 23 जून तक उनके पास लंबी दूरी की मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है। तो इसका मतलब उनकी जवाबी कार्रवाई की ताकत कम हो जाएगी। सीधे तौर पे बिल्कुल। अगर मिसाइलें ही कम होंगी तो वो इजराइल पर दबाव कैसे बनाएंगे? अब जरा ईरान के अंदर की स्थिति देखते हैं। हवाई हमलों के डर से लोग भाग रहे हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर। खासकर तेहरान से लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग निकल चुके हैं। बाप रे। शहरों में ईंधन की कमी हो गई है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें हैं। मतलब आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। और ऊपर से इंटरनेट बंद। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने लगभग पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है। करीब 97% तक ट्रैफिक गिरा है। 97%? मतलब लगभग पूरा ही बंद है। हाँ बिल्कुल। शायद मकसद यही है कि बाहर से जानकारी अंदर न जाए और अंदर का कोई विरोध बाहर ना आ पाए। कम्युनिकेशन एकदम ठप। और सुरक्षा? सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, निगरानी बहुत बढ़ गई है, माहौल काफी तनावपूर्ण है अंदर। और ईरान ने अपना मिलिट्री बजट भी बढ़ा दिया है। हाँ, बहुत ज्यादा। करीब 200% की बढ़ोतरी की है इसी मार्च 2025 वाले वित्तीय वर्ष में। ज्यादातर पैसा IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और मिसाइल प्रोग्राम को जाएगा। तो मतलब वो लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है। अच्छा, कूटनीति के मोर्चे पर क्या चल रहा है? क्या कोई बातचीत की उम्मीद है? देखिए, ईरान ने संकेत तो दिए हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, पर शर्त लगा दी है। शर्त? कैसी शर्त? उनकी शर्त है कि पहले इजराइल हमले रोकें और उसकी जवाबदेही तय हो, तब बात करेंगे। और बाकी दुनिया, यूरोप वगैरह? यूरोपीय संघ और बाकी देश परमाणु समझौते वाली बातचीत फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि जब हम पर हमले हो रहे हों तो हम कैसे बात करें। तो एक तरह का डेडलॉक बना हुआ है। अमेरिका क्या कर रहा है? पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का क्या कहना है? ट्रंप ने तो चेतावनी दी है कि अमेरिका सीधे तौर पर सैन्य दखल नहीं देगा जब तक कि ईरान अपना रवैया न बदले। वो कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों में वो ऑप्शंस देखेंगे। लेकिन खबरें ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। खुफिया जानकारी, हथियार। हाँ, अपुष्ट खबरें तो यही हैं। कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है और शायद बंकर बस्टर जैसे हथियार भी दिए गए हैं। बंकर बस्टर? मतलब जो जमीन के नीचे के ठिकानों को? हाँ बिल्कुल, जो गहरे बने बंकरों को तबाह कर सकें। तो अगर ये सच है तो अमेरिका परोक्ष रूप से तो शामिल है ही। ये तो मामले को और उलझा देता है। बिल्कुल, और इसीलिए दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। UN, EU, रूस, चीन, तुर्की, पड़ोसी देश सब कह रहे हैं कि तनाव कम करो, इसे बड़ा युद्ध बनने से रोको। इस्तांबुल में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। और इस सब का आम लोगों पर, मानवीय पहलू पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, दोनों तरफ से नागरिकों के हताहत होने की खबरें आए। अस्पतालों, स्कूलों, घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल कहता है कि वो जानबूझकर नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा। और भारत ने भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है,
करीब 110 भारतीय वहां फंसे थे। अच्छा, ये जरूरी कदम है। अर्थव्यवस्था पर क्या असर दिख रहा है? तेल बाजार। तेल बाजार पर सबकी नजर है। हॉर्मोज जल डमरू मध्य, जहां से बहुत सारा तेल गुजरता है, वहां सप्लाई रुकने का डर है। कीमतें अभी $100 प्रति बैरल के पार तो नहीं गई हैं, पर बाजार में अनिश्चितता है, उतार चढ़ाव की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर किन चीजों पर हमें आगे नजर रखनी होगी? हाँ, तो मतलब कुछ खास बातें हैं। एक तो ईरान का मिसाइल भंडार, क्या वो वाकई खत्म हो रहा है? दूसरा, अगले 2 हफ्तों में अमेरिका क्या फैसला लेता है? तीसरा, क्या कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाती है? और सबसे बड़ी चिंता? सबसे बड़ी चिंता यही कि कहीं ये तनाव और ना बढ़ जाए, खासकर अगर परमाणु ठिकानों या बड़े नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। स्थिति वाकई बहुत नाजुक लग रही है। इजराइल के हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमता को तो शायद कमजोर किया है, पर ईरान के मिसाइल हमले भी, भले ही ज्यादातर नाकाम रहे हों, नागरिक इलाकों तक पहुंचे हैं। और ईरान के अंदर जो हो रहा है, इंटरनेट बंद, लोगों का पलायन, उसका समाज पर गहरा असर पड़ रहा है। हाँ, और कूटनीति फिलहाल अटकी हुई सी है, क्योंकि ईरान पहले हमले रुकवाना चाहता है। अमेरिका का अगला कदम बहुत अहम होगा। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, हाँ, जरूर। कि जब इस तरह परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जाता है या